सो हाय एवरीवन, आई थिंक सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। गुड इवनिंग। आज अपनी पहली क्लास है फिजिक्स की। ओके, तो इंट्रोडक्शन राउंड अपना हो गया है खत्म। ठीक है, और भी इंट्रोडक्शन कभी लेना हो या आपको परमिशन लेना होगा तो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट क्लासेस को शुरू कर लेंगे और थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर हमें पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर अपनी क्लास है बेसिकली, जो आपका ग्रुप है, ग्रुप का जो है कितना ग्रुप आपका 0B08 सभी यहीं से है? कोई बच्चा किसी और ग्रुप से तो नहीं है? ग्रुप ठीक है, 12। ओके। तो आज की जो क्लास है बेसिकली वो है अपनी बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। तो बेटा यहाँ पर ना सबसे पहले तो चीजों को समझना शुरू कर। फिजिक्स में मैं बता दूं, आप जितना मर्जी रट लो, जितना मर्जी डिफाइंस पढ़ते रहो, जो मर्जी किताबें पढ़ते रहो, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। हर एक टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल निकालना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो वो कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं होने वाली। यही तो नहीं को समझो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी पर्सन इज नो अबाउट दैट। ठीक है, और दूसरा है कंसेप्ट। क्या होता है कंसेप्ट, मैं बता देता हूँ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ और आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, आपको वो चीजें दिख रही हैं अपनी आंखों के आगे, उसे कहते हैं कंसेप्ट। समझना, समझ आना। अगर आपको फील होता तो फील हो गया भाई, हाँ ये चीज मुझे फील हो रही है, राइट। कई बार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कई बार आप देखिए, लोग कई बार कोई रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, ठीक है, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, आप कुछ भी पढ़ते हैं, राइट। अगर वहां पर कोई चीज लिखी होती है, क्या आप उसको विजुलाइज कर पाते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस कर पाते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको फील कर रहे हैं और आपको समझ आ रही है। ओके सर। क्लियर हो गया ना? तो वही चीज है, वहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर आते हैं। वैसे ही अगर आप चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ इमेजिन करा, चीजों को आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इसे बोलते हैं कंसेप्ट की क्लियरिटी होना। और न्यूमेरिकल्स में क्या कर देता है, उसको पक्का कर देता है। चमका? यस सर। ये बालकों, तुमको किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे सीधा बताएंगे, सर इस प्रकार का मुझे इश्यू आ रहा है, और आप इसको रिजॉल्व करने में मेरी मदद कर दीजिए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले, हम यहाँ पर जो उसका फंडामेंटल पार्ट है दरअसल चार्ज, चार्ज को समझ लेते हैं। मतलब आपने क्या करना है, थ्रू आउट द +2, जैसे आपने थ्रू आउट द +1 आपने क्या पढ़ा था, मास के बारे में पढ़ा था। एम आई राइट और नॉट? यस सर। आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं सब मास पे पढ़ी हैं, मास 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 और मास। यहाँ पर अब बिल्कुल उसको रिप्लेस करेगा। कौन रिप्लेस करने वाला है इसको यहाँ पर? चार्ज। चार्ज। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है चार्ज क्या होता है। तो चार्ज वर्ड आने से पहले देखते हैं कि भी ये है क्या। देखो भाई साहब, दुनिया में हर एक एटम न्यूट्रल है। दुनिया में हर एटम क्या है बेटा? न्यूट्रल वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? आपकी जिंदगी में भी है। नो चार्ज। आप देखिए आपके घरों में कई संत आते हैं, या आपने किसी अच्छे साधु संत के बारे में सुना होगा, जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, वो किसी भी रिलीजन हो, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना वो किसी का अच्छा करते हैं ना किसी के लिए बुरा करते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। एम आई राइट और रॉन्ग? नंबर ऑफ नेगेटिव और नंबर ऑफ पॉजिटिव चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसे बोलते हैं न्यूट्रल। और दुनिया में हर चीज न्यूट्रल है। कैसे समझा? कैसे समझा? देखो ये मान लो, ये अपने पास एक कोई डिवाइस पड़ा है। क्या ये डिवाइस किसी से खुद जाके चिपक रहा है? नो सर। क्या ये डिवाइस किसी से दूर जा रहा है? नो सर। इसको आपने जहां रख दिया, ये वहीं का वहीं रुक जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल है। मतलब दुनिया में हर एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। समझा? तो अगर मैं एटम की बात करता हूं तो ये इसमें, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर की तरफ कौन घूम रहे होते हैं? मैं जरा पेंसिल को चार्ज करूं। आई थिंक इट डिस्चार्जिंग। एक सेकंड देना, ठीक है? ओके, 2 मिनट लगेंगे, तब तक मैं बता दूं आप लोगों को। सुनिए, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है सर, समझना आप लोग। यहाँ पर बड़े से एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए, अच्छा अब मुझे बताइए, आप में और मॉन्क्स में क्या फर्क है?
सर हम सब रिलेशन से ऐड होते हैं, वो ऐड नहीं होते हैं। हाँ ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या अगर मैं पूछूं क्या मॉन्क्स को फरारी पसंद आएगी क्या? सर रिपीट। क्या वो फरारी के पीछे भागेगा मॉन्क? नो सर। क्या हम लोग फरारी के पीछे भागेंगे अगर हमें फरारी मिलेगी? यस। तो क्योंकि हमारे लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बैलेंस नहीं है। तो हम क्या है बेसिकली चार्ज है। हम क्या है बेसिकली आज पार्टिकल। न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों बराबर है। न्यूट्रल पॉइंट क्या बोलेंगे वो क्या होता है? एक न्यूट्रल पॉइंट। सर ठीक है। सर सर तो सर कभी भी अगर हाँ बेटा बोलिए। सर मे भी आपका नेट स्लो चल रहा है, पूछिए सबसे। अच्छा आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करो। सर आपका 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 बेटा मेरा इंटरनेट स्लो है, सभी को मेरी आवाज आ रही है? रुक रुक के आ रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। बेटा और किसी को इशू आ रहा है क्लियर है वाला सर, मेरी आवाज क्लियर का? है, क्लियर है। उज्जवल एक बार ना आप अपने एरोप्लेन मोड में डाल दोबारा ऑन करो। सर वाईफाई है। अरे कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग, आप एक बार ट्राई करके। ओके। तो ये बात सबको समझ आ गई है कि नहीं जो मैंने समझाया? यस सर। हाँ वो कई बार ना नेटवर्क में इशू आता है, नेटवर्क बैरियर आजकल ना सिग्नल्स शाम को इशू करते हैं। सुनो अब देखो ये अपने पास है एक एटम, समझिए ये अपने पास एक एटम है, राइट? इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये अपने पास है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट? अब अगर अभी तो ये क्या है, अब इसमें क्या बोलेंगे? इसमें क्या है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब किस स्टेट में बताइए? न्यूट्रल स्टेट में। अब बाय द वे अगर मान लीजिए मैं यहां से इसी को ले लेते हैं, इसे ये अपने पास, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां से क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं यहां से। बताइए इसमें क्या इश्यू, अब क्या दिख रहा है आपको? एक और इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बताएंगे आप इसमें, इस कंडीशन में क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बताओ कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? सेम है। प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ये सबको चमका? यस सर। ओके। अब एक कंडीशन और लेते हैं जहां पर यहां ले लेते हैं कंडीशन को हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले आके मैं इसमें ऐड करा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन लाया इसमें मैंने ऐड करा दिया, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ क्या आएगा? नेगेटिव। कौन बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन बढ़े या नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन। चार्ज बढ़ गए? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? आपने यहाँ पर क्या सीखा? कोई बताएगा मुझे अपने यहाँ पर क्या सीखा है? सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वो नेगेटिव चार्ज। हाँ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या ये बात को समझ आई? यस सर। किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो। सकते हैं तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका कंक्लूजन को जरा मैं लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमने कंक्लूजन क्या निकालना है वो देखते हैं। हमने रिजल्ट ये निकाला है, रिजल्ट ये निकला है अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी।
एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? घटना। अगर इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो क्या होगा बेटा? बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसमें क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये सब फिनोमेना कैसे होता है? बाय ट्रांसफर ऑफ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। तो कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये बात सबको समझ आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर एक चीज को और समझा देता हूं। बेसिकली क्या है कि हमें जब पढ़ना है, ओके, अब देखो यहाँ पर चीज को मैं समझाता हूँ आप लोगों को। चार्जेस को तीन हिस्सों में जोड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? चार्ज है, या मान लो कोई एक पार्टिकल है, राइट? कोई बड़ी पार्टिकल कैसे करेंगे देखो, तो उसको तीन कंडीशन में जोड़ते हैं। एक रेस्ट में रख लेते हैं इसको रखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, रखेंगे इसको समझे मेरी बात? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास क्या होगा बेटा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा बेटा उसके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बताएगा मुझे। देखिए, ग्रेविटेशन फील्ड सबको पता है ना? यस सर। क्या होता सर है कि इलेक्ट्रिक किसी की जो मास के अराउंड, किसी मास के अराउंड उसमें कोई दूसरा मास आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैक। सब कुछ चमका? यस सर। ठीक है। उसी तरह अगर किसी चार्ज के अराउंड वो एरिया कि अगर कोई दूसरा उसमें चार्ज आ जाए तो वो क्या करे? उसको अट्रैक्ट किया, रिपेल करे। एक बढ़िया सी एग्जांपल दूं। यस। आपके मोहल्ले में कोई डॉग है, वो मोहल्ला, उस मोहल्ले का डॉग है, तो अगर किसी दूसरे मोहल्ले का डॉग आपके एरिया में एंटर करे, अगर उसका फ्रेंड क्या करेगा? उसको नहीं हुआ तो फिर अगर उसका फ्रेंड हुआ तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर उसका दुश्मन हो Yes. तो क्या करेगा? वो रिपल्स। अट्रैक्ट। दुश्मन हुआ तो क्या करेगा? उसको सर दुश्मन होगा तो फिर उसको डिसअट्रैक्ट रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। कंसेप्ट समझ आया? यस यस सर। ठीक है, ओके। अगर कोई चीज चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब वो चीजों को मोशन में है, मतलब सेम स्पीड से चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन में हुआ तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और साथ में एक नई चीज होगी, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। क्या होते हैं उसके पास? रेडिएशन। रेडिएशन यानी एनर्जी होती है उसके पास। सबको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? कैसे सर? बढ़िया से कोई एग्जांपल दो, दूं कोई एग्जांपल बढ़िया से? यस सर। जैसे यार आप सभी को मालूम है ऑलरेडी, सूरज से जो लाइट आती है, अब यहाँ पर समझना, जब सूरज से जब चार्ज पार्टिकल आते हैं स्पेस में, तो स्पेस में तो वो कौन से मोशन में होते हैं? उनके पास कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। इसके पास उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। पर जैसे ही वो धरती पे आता है, धरती के एटमॉस्फेयर में आने से उसके पास क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। यानी कि जैसे ही वो अर्थ पे आएगा तो वो क्या देगा आपको? रेडिएशन, लाइट देता है ना आपको, फिर जाती है लाइट। तो सन की जो लाइट्स आप देख रहे हैं वो उसके चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन के कारण आती है। ये बात सबको चमकी? यस सर। कोई डाउट, कोई परेशानी? नो सर। जितना मैंने बताया सब आप इमेजिन कर पा रहे हैं? यस सर सर। रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों होती है? किसमें बेटा? रेस्ट में। सॉरी, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट के आई है। सर रेस्ट का रेस्ट। एग्जांपल मुझे। अरे सुनो, ये जो रेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है।
जैसे मैं बताता हूं, एक ह्यूमन का नेचर होता है सोचने का। यहां पर हमें क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं कि भैया ह्यूमन क्यों सोचता है। ये इनबिल्ट इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं बेटा ये? इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। समझ आ गया? यस सर। मैंने सर दो चीजें अभी आपको बताई हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और दूसरा मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि चार्ज रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन में तो क्या होगा। ध्यान रखना है पूरी की पूरी फिजिक्स डिपेंड इसी के ऊपर करती है, रेस्ट के ऊपर, यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर और एक्सीलरेशन के ऊपर। सारे चैप्टर इसी के ऊपर। आप चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ोगे? पहले क्या पढ़ोगे? चार्ज किसमें होना चाहिए? रेस्ट। दूसरे में क्या पढ़ना पढ़ेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्ज। और तीसरे में क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन। हाँ, यही आपका सिलेबस है 12th का। 12th में बस चार्ज इलेक्ट्रिसिटी यही है चार्ज। जब हाँ पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज किसमें है? रेस्ट में है। फिर क्या है? चार्ज किसमें? यूनिफॉर्म मोशन, करंट है, करंट है। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा। फिर आपने सुना एक ऑप्टिक्स वर्ड सुना है? यस सर सुना लाइट है। चैप्टर। ऑप्टिक्स सुना है। तो लाइट चैप्टर में क्या है? रेडिएशन। चार्जेस किसमें होंगे? सर इलेक्ट्रिक करंट वाले में। हाँ देखो ना, जब हम बात करेंगे चार्जेस एक्सेल, जिसको मैं आगे बताऊंगा, आगे डिवाइड है। समझ आ गया? यस सर। इसको इतना ध्यान से, बस इतना ध्यान रखो कि सारी फिजिक्स इसी तीनों के ऊपर बेस्ड है 12th की। अगर मैं बोलूं भाई साहब किसी चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप क्या समझोगे उसमें? तो चार्ज किस में है? रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में, या एक्सेलरेशन में है? यूनिफॉर्म में। अच्छा बस। अगर मैं बोलता हूं भाई एक चार्ज है जो लाइट इमिट कर रहा है, तो वहां पर क्या है? चार्ज किस में है? एक्सीलरेशन में। अब मैं कह रहा हूँ चार्ज के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या समझोगे उससे? रेस्ट में। और ये फिजिक्स है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ पर जो हम इंट्रोडक्शन अब शुरू करते हैं। पहला क्या हमें पढ़ना है? इस चैप्टर का नाम क्या है बेसिकली? राइट। और दोनों के बारे में आपको नॉलेज मिल गई ना, चार्ज क्या होता है, फील्ड क्या होता है। यस सर। ठीक है। और हमें जो जो कंटेंट पढ़ना है, पहला कंटेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में पढ़ लिया है, थोड़ा और समझाऊंगा मैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, वो भी समझाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड चार्जिंग हम कल करेंगे, आज हम ज्यादा फोकस हमें मेन इन्हीं तीनों के ऊपर देना है। चमका? यस सर। ठीक है, आ जाइए हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ओके। तो सबसे पहले जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस यूनिट का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होगा? चार्ज। क्या मतलब होता है इसका? स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट। तो मुझे बताइए, अब चार्जेस रेस्ट में है, तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ रेस्ट। हाँ, किसके बारे में? फील्ड। इलेक्ट्रोफील्ड। तो उसके पास क्या होता है जब अगर चार्ज रेस्ट में है तो? मतलब इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड। मतलब इस पूरे यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट समझ आया? यस सर। बढ़िया। तो अभी तो डिफाइन लिख देता हूँ, आप इसके डिफाइन लिख लेना। वैसे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with electric effect of static charge। समझ आया सभी? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? चार्जेस को रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस रेस्ट में है तो उसके पास एक ही इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया सभी को? अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफाइन करते हैं फटाफट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, डिफाइन। तो मैंने क्या बताया था, इसको डिफाइन लिख लो पहले। अब बेटा बोलिए, किसी क्वेश्चन है कोई?
charge is a charge of a material body is the property due to which it produces and experiences electric and अगर कोई Yes. बॉडी चार्ज होगी तो क्या होगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करेगी और रिपेल भी करेगी। मान लीजिए आपके मोहल्ले का जो डॉग है, अगर उसके मोहल्ले में कोई आएगा डॉग, तो उसको अट्रैक्ट, यस सर, Repel. ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोड्यूस करना। ओके, अगर वो किसी दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो क्या होगा, Sir, repel. सर सेम चीज होगी ना, वो एक्सपीरियंस करेगा। अगर अपने मोहल्ले में तो प्रोड्यूस करेगा, अगर दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो क्या करेगा, उसी चीज को रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या करेगा, Repel. एक्सपीरियंस करेगा। सबको चमका? यस सर, Yes. मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, नो सर, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कुछ पॉइंट्स है, कुछ ध्यान सुनना। जो इसका एसआई यूनिट है तो क्या होता है, कूलम। कूलम, क्या होता है, कूलम, कूलम होता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कूलम। पर ये बहुत लार्ज यूनिट है, ये प्रैक्टिस में यूज नहीं आता, नॉट यूजफुल इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में यूजफुल नहीं है, एम्पियर, तो ये बहुत लार्ज यूनिट है ना, बिकॉज इट इज ए वेरी लार्ज यूनिट। चमका सभी को? यस सर, ठीक है। पर इसका फिर प्रैक्टिकल यूनिट कौन से होते हैं, छोटे वाले यूनिट्स हमें यूज करने होते हैं, जैसे मिलीकूलम, माइक्रोकूलम और नैनोकूलम। तो अगर सर वन, मिलीकूलम है तो कितना होगा, 10⁻³ कूलम। माइक्रो है 10⁻⁶। 6. नैनोकूलम हुआ 10⁻⁹। 9. सर वन तो इसमें कूलम, यूज कौन सा है, सर बोलिए? वन कूलम का 1 कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट। वैल्यू क्या एक होती कूलम, मैं बताता हूं, एक कूलम को ट्रांसफर होने में 20 साल लगते हैं, समझे? है? यस सर, एक कूलम को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है, 20 ईयर, 20. 20 साल। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा यूनिट है, बहुत लार्ज यूनिट है। कौन सा यूनिट है, Large. बहुत लार्ज है, तो इसका यूज हम नहीं करते हैं। इसको मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया इसीलिए। चमका? Yes. यस ठीक है। सर, अभी ये थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया आता है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, इसका डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला सभी को पता है इसका? सर Yes. ए या आई, हाँ A1 T1. हाँ, A1 T1, बाकी M0 L0 M1 T1। वेरी गुड। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंसर्न, नो सर, कुछ सर पूछना हो वन आप लोगों को कूलम, पूछ सकते हैं। Sir, सर वन, important dimension. हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर स्टार डाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ उज्जवल, आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही है मुझे। सर वन कूलम की वैल्यू, हाँ वो बताता हूँ, 1 कूलम की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं वो बताता हूँ आगे, ठीक है? वो आगे हम सीधे से पढ़ते हैं तो मजा आएगा। ओके ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? ये छोटा मेरे पास एक्सपेरिमेंट है, वो करते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ एक सिल्क का थ्रेड लेता हूँ और यहाँ पर मैं रॉड को यहाँ पर टांग दिया है, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक रॉड को टांग दिया है। रुक जाइए जरा, रुकिए।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास है एक सिल्क का थ्रेड है, यहाँ आप समझ लीजिए हमारे पास ग्लास रॉड है, ठीक है। हमने क्या किया गया है बेसिकली, ग्लास रॉड को जब बेटा हम लोग रगड़ते हैं किसके साथ, एक सेकेंड रुकना, सिल्क रॉड के साथ ग्लास रॉड को रगड़ते हैं ना, सिल्क के साथ जब किसको रगड़ते हैं, ग्लास रॉड, सिल्क को रगड़ते हैं किसके साथ, ग्लास के साथ। तो ग्लास अपने जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन बड़ा क्या कर देता है वो, लूज, एक सेकंड, ग्लास बड़ा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो लूज करने के कारण बेटा यानी उसके ऊपर किसकी कमी आ गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी आने के कारण बेटा उसे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन बेटा होता तो क्या होता है, कौन सा चार्ज आता है बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, अब एक एक है हमारे पास प्लास्टिक रॉड है, हमने क्या करना है, प्लास्टिक रॉड को हम लोग फर के साथ रब करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्लास्टिक रॉड को बड़ा किसके साथ रब करेंगे, बिल्ली का जो होता है ना फर, उसके साथ। तो उसको रब करो तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी एक्सेस। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ओके। अगर बेटा मैं यहां पर मान लो किसी प्लास्टिक रॉड को, यहां पर अगर मैं ग्लास को ले जाऊं, एक और ग्लास को ले जाऊं, यहां पर जो चार्ज है, रुकिए जरा, ठीक है। अब बेटा इसको लेके जाऊंगा, ग्लास को बेटा लेके जाऊंगा, ये भी ग्लास है, तो क्या होगा बेटा, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सेम साइन रिपल करेगा, रिपेल करेगा। तो हम कह सकते हैं ग्लास ग्लास को रिपेल करेंगे। और प्लास्टिक को प्लास्टिक पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा, सर रिपल करेगा, ये भी रिपेल करेंगे। वो भी रिपेल करेगा। पर अगर मैं, ये ग्लास है अपने पास, अगर किसी ग्लास के पास बेटा मैं प्लास्टिक ले जाऊंगा, बेटा क्या होगा उसमें, आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो आपने यहां से क्या सीखा कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपेल। रिपल तो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा कि सिमिलर चार्जेस बेटा हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। समझ आ गया सभी को, यस सर, यस सर, और एक और रिजल्ट हमने क्या निकाला है, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट, हाँ या डिसिमिलर या कह सकते हैं डिफरेंट चार्ज, है ना, अनलाइक चार्ज, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि ग्लास ने पॉजिटिव, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, तो ये बताएगा। सर उसे आपने रब किया था ना, किया था, तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों, सर सॉलिड के पार्टिकल सर पास पास होते हैं। हाँ अब मैं बताता हूं, बिल्कुल सही कहा। अब देखो एटम का साइज ऊपर, जैसे अब मान लो ग्लास का जो एटम है बड़ा होता है, ग्लास का एटम क्या होता है, सर दोनों तो सॉलिड ही है, नहीं नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी देखो, जैसे मान लो ये ग्लास है, ग्लास का एटम इतना बड़ा है, और यहाँ पर जो प्लास्टिक है उसका एटम है, ठीक है। अब देखो अगर अब इसका अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम है कि ज्यादा है, छोटे वाले का ज्यादा है, बड़े वाले का कम है, इसका क्या है, लार्ज इंटरेक्शन है ना। अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सर इलेक्ट्रॉन को कवर गेन के करेगा। रखेगा,
हाँ, और जिसका साइज बड़ा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या को करता है, आने देगा। लूज करेगा। समझे मेरी बात? तो Yes, sir. गॉस का एटम का साइज बड़ा है जिसके कारण उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। प्लास्टिक का एटम का साइज क्या है, थोड़ा कम है सर। सर तो प्लास्टिक उससे का साइज कम उसने है, क्या किया, ग्लास अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। ये कंसेप्ट सबको समझ आया कि नहीं, हाँ ना बोलिए। यस यस सर। सर आपने। अगर मैं पूछ लूं, अच्छा मुझे बताओ, बिल्ली के फर के ऊपर अगर मैं प्लास्टिक को बिल्ली के फर के साथ रब कर रहा हूं तो फर के ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव अगर चार्ज। प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया? सर क्योंकि उसका ये बड़ा था, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और उसने गेन कर लिया। ये कंसेप्ट सबको समझ आया कि नहीं, हाँ ना बोलिए। यस। यस सर। ठीक है, अब हम फटाफट ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करें? यस सर। डाउट तो नहीं जा रहा किसी बच्चे? नो। ओके, तो सबसे पहली बेटा जो उसकी प्रॉपर्टी आती है वो है, बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देखिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। हाँ, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ये अलजेब्रिकली क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? अलजेब्रिकली हमेशा इसको क्या करते हैं, ऐड। जैसे देखो, जैसे एक बॉडी है मान लो, ठीक है, अब यहां समझना, इसकी तरफ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, या मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो जाने के लिए हम नेगेटिव लिख लेते हैं और आने के लिए बेटा क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मुझे बताना है नेट चार्ज ऑन एटम या नेट चार्ज ऑन बॉडी। तो कैसे निकालेंगे आप, इनको प्लस कर दो। प्लस कैसे करेंगे, +3e +2e सर +2 आ जाएगा। प्लस सर +2। -e हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट रुको ना, ये मान लो कि यहाँ पे कितना था, 1 चलो कोई बात नहीं। 1। और क्या आएगा यहाँ पर, +-2। अच्छा, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, मैंने कैसे ऐड किया है, मैंने सब में प्लस का साइन दिया है यस सर। और साथ में उनका जो साइन है वो भी लिखा है। यस सर। कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर। यस। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा, बताएगा कोई? इसकी बेटा पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चार्जेस एड अलजेब्रिक। हाँ, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप। चार्जेस 2 टाइप। इज 2 टाइप। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। और ये कैसे आते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कैसे आता है नेगेटिव किसी बॉडी के ऊपर? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज बेटा कब आता है किसी बॉडी के ऊपर? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भूलेगा तो नहीं कभी अब? नो सर। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर चलें, यस सर। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। चार्ज कंजर्व का मतलब क्या होता है, देखो, अब मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड बॉडी।
आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज कर लो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, आपने जैसे बिलीव बोला है, ठीक है, अपना नाम है, इनका क्या नाम था बिलीव जी का, अरे उज्जवल नहीं, दीपांशु, 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 ये जो तुमने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, बेसिक तो यही बोलते हैं, पर इसका एडवांस वर्जन समझना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है पता सभी को? सर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। समझे मेरी बात? यस सर। सपोज करो यहाँ पर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, राइट। अब बॉडी ए के पास टोटल चार्ज है 20 E, उसके बाद टोटल चार्ज है 30 E। तो टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा? सर 50 E। 50 हो गया। अब मान लो ए ने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? मान लो 5 दे दिए। अब बताओ ए के पास कितने रह गए 15E। और बी के पास कितने हो गए? अब 35E। प्लस करो कितना आ रहा है? 50। राइट। अब मान लो इसने इसको वापस कर दिए 15 E। अब बताओ कितना रह गया? इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया आपके पास? 30E। 30। और उधर कितना रह गया? 20 50। तो क्या समझ आया आपको? सर आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज बाहर नहीं जाते, क्रिएटेड नहीं होता सर चार्ज। सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। यस सर। चार्जेस Yes, क्या हो sir. सकते हैं? सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर। और ये ना, इस चार्जेस ओनली ट्रांसफरेबल, इनको चार्जेस आर ओनली ट्रांसफरेबल, इनको ना हम बना सकते हैं ना ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख लें क्या? यस सर। लिख लो अपनी कॉपी, कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिख लेना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज क्या रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? इनको ट्रांसफर, इनको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। सबको समझ आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसकी दो प्रॉपर्टीज, हमें तीनों प्रॉपर्टीज बताओ कौन कौन सी हैं इसकी? सर पहले चार्ज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी है चार्ज टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और थर्ड है चार्ज कंजर्व। राइट, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट Sir, प्रॉपर्टी आती है हाँ बेटा, चार्जेस क्वांटाइज। हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्जेस क्वांटाइज। क्वांटाइज। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो जहां पर स्टार डाला है उसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है यार? मैंने समझो, मैंने अभी क्या बताया, किसी बॉडी के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं वो हम सिंपली ऐड करके बता सकते हैं, क्योंकि अल्जेब्रिकली ऐड होता है। हमें पूछो किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया है, वो कैसे निकालेंगे? देखो इसको समझना, इसकी डिफाइन होती है। पहले डिफाइन समझना फिर आगे समझाता हूं। या पहले तुम लोग डायग्राम समझो पहले। जो देखो, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। उसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। अब फंडामेंटल का मतलब होता है जिसको कोई बनाता नहीं है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। फंडामेंटल ना इसको कोई बना सकता है, ना इसको कोई तोड़ सकता है। सर वो खुद माइनस बना भी हो, आएगा ना? जो खुद बना हो उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। समझ आया सभी को? हाँ ना बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर बात को समझने वाली है, समझना। देखो तो समझना इसको ऐसे है, यहाँ पर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है यहाँ पर बी, राइट। अब ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं जो बी में ट्रांसफर हुए हैं। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 2 E, 3 E। तो क्या बोलोगे? अब किसमें बढ़े हैं इलेक्ट्रॉन्स? किसमें कम हुए हैं? एक्सेस किसमें हुए हैं? बी में सर। और इसमें क्या हो गया बेटा? Deficiency. जिसके पास डेफिशिएंसी होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा?
पॉजिटिव और इसके बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। राइट। अब मुझे क्वेश्चन ये आता है, बताओ बॉडी बी के ऊपर कितना चार्ज आया है, तो क्या लिखेंगे आप? सीधा ही फॉर्मूला लिखता है, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर इसके ऊपर चार्ज आया है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर 3। एन की वैल्यू कितनी आ गई 3 और E की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 into 10 power minus बोल 19। सकते हैं, हम बोल सकते हैं बी के ऊपर कितना चार्ज आया है प्लस इतना। बी के ऊपर कितना चार्ज है? और ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा? बस आगे कौन सा साइन लग जाएगा? नेगेटिव। ये बात समझ आई सभी को कि नहीं? यस सर। जी सर। क्या समझ आया आपको कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो तो किसी दूसरी बॉडी में एंटर जरूर करेगा, ठीक है। मतलब एक लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा? एक्स। गेन करेगा, पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सर बी ने लॉस कंसेप्ट किया समझ तो आया सभी को? आ जाया है। मतलब सर, अगर किसी इलेक्ट्रॉन से, अगर मान लो अगर आपकी जेब से पैसा गिर गया तो किसी दूसरे की जेब में जाएगा, हाँ या ना? यस सर जाएगा। हाँ मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी जेब से 1000 रुपए गिर गए, 500 रुपए गिर गए, क्या वो आपको मिलेगा वापस? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और क्या वो वहीं पर पड़ा रहेगा क्या? नहीं नो सर। वो कहाँ जाएगा फिर? कोई और ले लेगा। दूसरों की जेब में। क्या वो डिस्ट्रॉय हुआ पैसा? नहीं हुआ, नहीं। तो क्या हुआ? यूज हो गया। सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, ओके। और कितना चार्ज आया है बॉडी के ऊपर वो कैसे कैसे पता करेंगे? मान लो किसी बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या करेंगे? 5 को किसके किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग सीधा ही? इलेक्ट्रॉन। इसके साथ, मतलब ये, हाँ, इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर। 90। ये क्या वैल्यू है? इसे बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? सर जो डिराइव नहीं हो, खुद से बनी हो। बिल्कुल, समझ आ गया सभी को? यस सर। कंसेप्ट समझ आया? हाँ यस सर। सर 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 वहाँ बोलो पे बोलो उज्ज्वल। सर बी पे नेगेटिव चार्ज है, फिर आपने बी पे 3+ लगाया है यहाँ पे नीचे। अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अरे Yes, ले 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 इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैं सोचा जो डोनेट किया उसे पॉजिटिव चार्ज। अब समझ आया? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? सर मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज आया है ट्रांसफर होने के बाद, वो निकालना है। एग्जांपल तो बढ़िया सी। यस सर। आपकी जेब में ऑलरेडी 100 रुपए हैं, ठीक है, और मैंने आपको 10 रुपए के 100 सिक्के दे दिए हैं, तो बताओ आपके पास टोटल कितना पैसा हो गया? 200। मैंने 10 रुपए के 100 सिक्के दिए हैं आपको। 1000 हो गया? हो गए सर। मैं बताता हूँ, देखो 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 रुको, बताता हूँ, रुको। 1000 हो जाएंगे सर। क्या निकालेंगे? पैसे निकालेंगे, एनी फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल कितने सिक्के दिए हैं मैंने आपको? 100 100। और एक की वैल्यू कितनी है? 10 कितना हो गया टोटल आपके पास? 1000 1000। ऑलरेडी कितने थे आपके पास? 100। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 1100। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अब बोलो। यस। आ गया। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसकी डिफाइन लिख लेते हैं फटाफट। क्या डिफाइन बनेगी इसकी? चार्ज ऑन एनी बॉडी always exists in इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल समझते हो ना, जिसको सिर्फ नंबर की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटली सिर्फ आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये हमेशा 1 2 3 4 इसी नंबर में ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि 1.5 ट्रांसफर हो गया, 2.5 ट्रांसफर हो गया, 2.25 ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं। कंसेप्ट समझ आ रहा है? यस सर।
यस सर। हमेशा ये इंटीजर की, इसका जरा फॉर्मूला बताओ क्या था? क्यू बराबर n प्लस एन ई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चमका सभी को? यस सर। हाँ सर। अब हम चमका पढ़ते हैं, एक चीज और पढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है किसी बच्चे का? नो नो सर। सर। बढ़े आगे हम लोग। यस Yes. सर। ठीक है, आप लोग जरा इसको नोट डाउन करो एक बार, देखो कोई डाउट है मुझे। सर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल करा दो अभी, बताओ बेटा। न्यूमेरिकल भी करा दो एक आध इसको। सब बेटा कराऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। यहाँ पे सबको समझ आ गया? एक बार आराम से देख लो, अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। सर आ गया। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा ये नहीं समझ में आ रहा। क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा ये समझना है थोड़ा सा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, ये नहीं समझ आ रहा तुमको? नहीं सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नेगेटिव चार्ज बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके ऊपर नहीं, जिस जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहां पर। आपने बताया ना कि मतलब रब करने पर किस पे नेगेटिव जाता है, अच्छा मतलब अच्छा, वो हाँ वाला वो समझना मैं है। बताता हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसे है कि अगर मैं किसी बॉडी को रब कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, रुक जाओ, रुको। ठीक है, अब आपके पास दो एटम्स हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा है एटम, हाँ सर। एक छोटा है एक बड़ा है। हमें पता है छोटा वाला एटम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है छोटे वाले में। न्यूक्लियस वाला जल्दी खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, Yes. और बड़ा वाला होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। कम होती है। अब मुझे बताओ, अब इन दोनों के पास सर छोटा वाला। छोटा वाला अट्रैक्ट, सर जिसने डाउट पूछा वो तो बोल ही नहीं रहा। अरे यार मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है, मैंने क्या पूछा आपसे कि छोटा अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे? पढ़ेंगे उसके पास। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सर नेगेटिव चार्ज। बड़ा वाला है, ठीक है। अब इसके बाद छोटा सा, मैं छोटा वाला बड़े के पास ले जाऊं तो बताइए कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और कौन लूज करेगा? सर बड़ा वाला लूज करेगा, छोटा वाला अट्रैक्ट करेगा। तो जो बड़ा वाला है उसने लूज क्यों किया? सर क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी इसलिए वो लूज हो गया, और छोटे वाले की अट्रैक्शन छोटे ने गेन, अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, अब छोटे ने गेन क्यों किया? सर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी। बिल्कुल। तो जो लूज करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। 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 तो गेन करेगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव। 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 आदित्य समझ आया? हाँ डाउट? सर। नो नो सर। सर। चलो बढ़िया, ठीक है, टाइम लो पर समझो। अब तो कोई डाउट नहीं है ना? नो। चलो अब हम करने वाले हैं नो चार्ज सर। और मास के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। लिख लीजिए थोड़ा, सभी लोग लिखो, चार्ज एंड मास, ठीक है।
अब चार्ज क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ना ना ना, ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा है सभी ने 11th में? यस सर यस। कोई डाउट? अच्छा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, चार्ज के ऊपर? ये मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हो सकता है, और ये क्या होता है? सर ओनली पॉजिटिव। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, उसके बाद तीसरा, इसकी जो वैल्यू है स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कितनी मर्जी स्पीड हो जाए, कभी भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो अगर आप भाग रहे हो, एग्जांपल ले लो बढ़िया सी, आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, भाग रहे हो, जेब में कॉइन पड़ा है, या जितनी मेरी स्पीड से भागो, क्या आपके पैसे गिर जाएंगे क्या जेब से आपकी? बताइए। नो। नहीं गिरते ना, मतलब ये स्पीड के ऊपर डिपेंड है। पर अगर मास को देखें ना, अगर आपको पता है कि आप लोग कभी भी वो नहीं बना सकते टाइम मशीन, ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसने कहा भी कोई बॉडी लाइट की स्पीड से मूव करेगी ना तो उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं मास के ऊपर स्पीड का फर्क पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। हाँ, इट्स वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड पे। और कोई डाउट किसी बच्चे का है, कोई क्वेश्चन है? सर ऐसा क्यों होता है? बेटा ये लॉ है, एक इक्वेशन होती है, m इज इक्वल टू एम नॉट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आप आगे पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसे निकाला था कि अगर मास क्या स्पीड लाइट की स्पीड से बढ़ेगा, जैसे मान लो अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी मान लेता हूं मैं, b हो गई मास, और जो स्पीड है, मान लो ये बॉडी का मास स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर, c के इक्वल आ गई, तो c से c कट गया, नीचे बेटा कितना आ गया, 0। तो 0 से क्या आंसर आता है इसका? इन्फिनिटी। आप बस इतना समझ के चलो, अब इस इक्वेशन को मत करो कि भाई अगर मास लाइट की स्पीड से चलेगा तो उसका मास बढ़ता है, पर चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और किसी का कोई डाउट? क्लियर हो गया सभी को? यस। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो ये फोर्स, अच्छा इसमें जो फोर्स होती है वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव बोथ होती है। मैंने वो जो कुत्ते वाली एग्जांपल दी थी, याद है कि नहीं? यस सर बोथ। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और पर ग्रेविटेशन में क्या होती है? अट्रैक्टिव ओनली। फोर्स। ओनली अट्रैक्टिव। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। चमका सभी को कि? यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को समझ आई कि नहीं? यस सर। ओके, अब आगे आता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। आप सभी को डिफरेंस पता है यस सर। क्या होता है? सर कंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, insulator is a bad conductor of electricity. कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कंडक्ट करते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट। और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं कंडक्ट करते हैं। हाँ, हीट तो कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट हीट एंड
इसमें होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं, समझ आ गया कि नहीं बेटा? सर बाउंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो कंडक्टर होते हैं उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पता नहीं। और इसमें कितने होते हैं? 1 to 8। 5 6 7। चमका? नहीं सर। आप यार शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते सर हैं? 1 2 3। मेटल्स को किसे बोलते हैं? जिसके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो भाग सकते हैं सर अब बाहर। आ गया आ गया। पर सर लेकिन इंसुलेटर, इंसुलेटर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस शेल में तो सर वो तो। अरे वो फिर नोबल में चला जाएगा। यस सर। हाँ 7 में रखो इसको। हो गया, सभी को समझ आया? यस हो गया समझ में। कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर। आगे बढ़े। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, कहता है एक मेटेलिक स्फीयर। इसको जब रीड करना जरा मुझे बताना कि आपको समझ आता है क्वेश्चन की नहीं। पहले खुद रीड करो, देन मैं कराता हूं। अच्छे से रीड आउट करना। यस सर। समझ आया? किसी को क्वेश्चन समझ आया भाई? सर आ गया। आ गया? चलो क्या क्वेश्चन है बताओ, तो कौन समझाएगा मुझे? कौन समझाएगा मुझे क्वेश्चन कि मैं बताऊं? चल मैं बताऊं। सर ठीक है, इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने मेटल स्फीयर को क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज दिया है। वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी एग्जैक्टली सेम मास, उसका मास सेम है, और उसको हमने कौन सा चार्ज दिया है? नेगेटिवली चार्ज। मतलब ऐसा है, यहाँ पर हमारे पास एक ए बॉडी है और दूसरी बॉडी है बी, और दोनों का मास क्या है? सेम। ओके, मैंने क्या किया, मान लो बॉडी देखो क्या दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन दिए मैंने, और इसमें से इसको बेटा किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम होना। इलेक्ट्रॉन निकाल देना। मतलब मैंने अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? चार्ज। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब मुझे बताओ किसका मास ज्यादा होगा, ए का या बी का? सर ए का। इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी ट्रांसफर होता है। सबको समझ आया? पॉजिटिव चार्ज। विच ऑप्शन इज राइट बेटा? सर बी ऑप्शन सही है। सबको समझ आया कि नहीं क्वेश्चन ये वाला? यस सर आ गया। किसी बच्चे को? हाँ बोलो निगम। सर इसमें क्वेश्चन में जो हो रहा है बी जो नेगेटिव है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यस सर, आपने पॉजिटिव कर दिया और वो नेगेटिव कर अच्छा, दिया। ये को मैंने, अच्छा ठीक है, इज गिवन टू अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा कर लो। सर ऑप्शन सी होगा ना? हाँ हाँ, ऐसा कर लो। डी ओके, डी। ये हो गया बी। यस सर, डी ऑप्शन हो हो गया? जाएगा, मास इज इंक्रीज। यस, इसमें से निकला है तो इसके, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो कौन सा चार्ज आएगा के ऊपर? अब ठीक है निगम? यस सर। नाउ व्हिच ऑप्शन विल बी राइट? डी ऑप्शन सर, मास बी इंक्रीज। इंक्रीज कर दें, ठीक है, बढ़िया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, ध्यान रखना यहाँ पर कंसेप्ट है, व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मींस बॉडी इज, यहाँ पर कंसेप्ट समझो, इसको वर्डिंग बाद में समझ आएगी। अर्थिंग, यहाँ पर समझना दो बॉडीज हैं, ए और दूसरी बॉडी है यहाँ पर बी, राइट। अब क्या हुआ, मैंने दोनों को अर्थिंग, अर्थिंग क्या करता है? जब भी बेटा किसी अर्थ करते हैं बॉडी को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है?
सर पहले देखो, जैसे ये बॉडी ए है, समझिए, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, ओके, ऐसे किया, ये बॉडी ए थी, मान लो बॉडी ए के और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ऐसे बना देता हूं। अभी दोनों बॉडीज क्या है बेटा, चार्ज हैं, पर क्या हुआ, जैसे ही बेटा मैंने इसको क्या किया, अर्थ किया, अर्थ ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अर्थ से क्या निकले, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितने थे, 5 6 7 8 9 10, 10 पॉजिटिव चार्ज थे, तो अर्थ से कितने पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज, सॉरी, 10, क्या कर देंगे, न्यूट्रल, मतलब जब भी हम किसी बॉडी को अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है बेटा, सर न्यूट्रल चार्ज हो जाती है वो। न्यूट्रल कर देता है। अगर किसी पॉजिटिव बॉडी को मैं अर्थ करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के जाएंगे बॉडी के पास, पर अगर किसी नेगेटिव चार्ज को बेटा मैं अर्थिंग करूंगा तो क्या होगा, सर इलेक्ट्रॉन, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ के बॉडी पास से निकल के किस में चले जाएंगे, जमीन में। सबको समझ आया कि नहीं, जाते। यस सर। ये देखो मैंने साइन बना दिया है। ये बॉडी कौन सी थी, बॉडी पॉजिटिव पर लास्ट में क्या कंसेप्ट क्या आता है, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा ये, तो हम अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग का मतलब क्या है, सर बॉडी को अनचार्ज करने के लिए। यस, अर्थिंग ऑलवेज न्यूट्रलाइज द, ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन ए। सबको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा मुझे पता है टफ पड़ता होगा पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आओ, सर हाँ बेटा बोलिए शंकर, इसका बी होगा ना, बेटा अनचार्ज करता है, अगर किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करेंगे, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, सर एक बॉडी को अर्थिंग कर देंगे तो क्या, इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो बॉडी पे जब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन आए, बेटा मेरी बात तो सुन लो यार, अब एक बॉडी है, ए बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब अर्थ से नेगेटिव चार्ज निकलेंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे। अब मान लो एक बॉडी है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जमीन में, और दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है, बॉडी न्यूट्रल होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन आए चाहे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ का काम क्या है, उसको क्या करना, न्यूट्रल। बॉडी को न्यूट्रल करने का। कंसेप्ट समझ आया उज्जवल, यस सर। समझ आया तुमको, हाँ सर हो गया, पक्का, हाँ सर हो गया कंफर्म। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने मुझे स्टार्ट, सर एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू की वैल्यू बेटा कितनी दी है आपके पास, 1 और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10 power minus 19। जरा सॉल्व करना, जरा इसको कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आ रहा है, सर 1.2 10 की पावर माइनस सर बी। 90। विच ऑप्शन विल बी राइट, सर 18 होगा, हाँ सॉरी 18 होगा। बी सर बी। सर बी। समझ आ गया, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अब ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना है, कंसेप्ट है, ये न्यूमेरिकल अपने आप में क्या है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको कंसेप्ट सिखाता हूं मैं, देखो मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, ए और बी, पहले ना दोनों अलग अलग, मान लो ऐसे एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, देखो अपने पास क्या है, एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकूलम, और एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, मान लो कितना है, 10 माइक्रोकूलम, राइट। मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया है, मैंने क्या दोनों पर आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा, दोनों के चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ, 12 माइक्रो। 12। पहले अब दोनों को अलग अलग कर दो,
दोबारा से, तो अलग अलग जाने से क्या हुआ देखो, कुछ सीखने को मिला कि नहीं? क्या सीखा आपने कंसेप्ट यहाँ पर? कौन समझाएगा मुझे? सर एक अगर बच्चा किसी बताओ इसमें हुआ क्या है, निगम आप बताओ क्या हुआ है इसमें? अगर सर किसी दो ऑब्जेक्ट या फिर स्फीयर को अगर एक साथ मिलाएंगे तो वो ना उसे मगर किसी इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट के द्वारा तोड़ेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यस सर, इक्वल होगा। हाँ, मतलब अगर दो बॉडीज अलग अलग चार्ज हैं पर जब उनको साथ में जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा चार्ज, जब उनको अलग करेंगे तो क्या होगा? इक्वल पार्ट में उठेगा फिर। इक्वल डिवाइड होगा। कंसेप्ट समझ आया? यस रेज योर थम्स अप करो जिसको जो समझ आया। निगम को समझ आया, अपना क्या नाम है, दीपांशु को समझ आ गया, उज्जवल को समझ आया, मोहम्मद गुलाम, आयुष, शंकर, विशाल, आयुष को भी आ गया, समझ आ गया विशाल? आ गया सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है कि 9 और 5 को आपस में मिलाया है, जिनको अलग कर दिया है, तो बताओ दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज आया होगा। मेन आप ये बताओ। तो मेरी तरफ से डी है। कैसे करेंगे? ऐसे समझ लेते हैं, यहां पर ऐसा कर लो ना, चेंज कर लो, ऐसे करो। यहां पर कितना चार्ज आ गया मान लो, -9 कूलम, और यहां पर कितना है 5। अब दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? कितना बचेगा? 14 4 -4। तो दोनों में कितना कितना डिवाइड होगा? -2 -2। मतलब अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी हो क्योंकि, तो कैसे निकालेंगे? नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सेस या डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी सर। अरे यार, जब डेफिशिएंसी किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? डेफिशिएंसी एक्सेस होता है यार, हाँ एक्सेस। एक्सेस होता है, तो एक्सेस होता है पक्का? हाँ, एक्सेस होता है। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म। तो दो ऑप्शंस बचे हैं, बताओ कौन सी ठीक होगी? फॉर्मूला क्या गया, Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? -2। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? सी वाला। करो, कितना आंसर आया? बताइए कितना सा ठीक होगा? सर क्यू की वैल्यू है सर, है बेटा? क्यू की वैल्यू -2 है ना सर यहाँ। अब दोबारा बोलिए जरा, एक बार फिर से बार बोलिए। सर क्यू की वैल्यू -2 है ना, आपने एन की जगह पे लिख दी है। नहीं नहीं नहीं, और तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, चार्ज की वैल्यू वो नंबर है बेटा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास? यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है आपके पास सॉल्व करके? सर आपने एन की जगह पे ही -2 लिख दिया है यहाँ पे। तो बेटा एन की जगह क्या लिखूं मैं? सर क्यू की जगह -2 होगा ना, इसमें चार्ज हम लोगों को -2 हाँ हाँ हाँ, -2 आ ठीक रहा है है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, राइट 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 राइट, स्मार्ट वर्क। अब कितना आंसर है आपके पास? हो जाएगा सॉल्व सभी से अब? यस ठीक है, ये कर लेंगे सभी लोग? यस अब से इस क्वेश्चन में इसका आंसर तो मैंने बताया था अभी, क्या आंसर आएगा इसका? 20 ईयर। हाँ, इसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है हमको इसके ऊपर। ओके सर फर्स्ट वाले का ऑप्शन समझ आया फर्स्ट वाले का भी आएगा ना? है बेटा? पहले वाले का भी आएगा ना? उज्जवल आपका ना, उज्जवल आपकी आवाज ना ठीक नहीं आ रही है, साफ नहीं है। तो इससे जो फर्स्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर बता रहे हैं। आपका कितना है आंसर? इसकी आप इसका सर बी कैलकुलेशन करो, ऑप्शन। कितना आता है? इसका सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही आया सभी का? यस बी आ रहा है बस। ठीक है, और किसी बच्चे कोई डाउट है क्या, जितना पढ़ाया मैंने अभी तक? नो सर। नो चलेगा? यस सर। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी।
ये जितनी प्रॉपर्टी प्राइस सारा समझ आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। यस सर। एक चीज और बता दूं, Yes, sir. शाम को 4 बजे मैं ऑनलाइन होऊंगा एक लिंक से, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो 4 से 5 में मान लो आपको कोई डाउट होगा, कोई न्यूमेरिकल होगा, तो Sir. आप मुझसे जाके पूछ सकते हैं। सर 4 से 5 हम तो स्कूल में रहते हैं। अरे नहीं, मतलब बीच में आप ज्वाइन कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में हो या आ रहे हो, 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लो, सर ये मेरा क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए। सर हम व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे ना क्वेश्चन, जैसे भी जो डाउट होगा। आप व्हाट्सएप पे भेज देना। Yes. ओके, अब सबको समझ आ गया ये बात की नहीं? या फिर सर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछ लेंगे। हाँ, 5, हम वैसे ही 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना आप लोग। यस। मैं बताऊं, जब भी क्लास हो ना, मैं 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। आप लोग भी 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। Okay, sir. सबसे बढ़िया काम, ठीक है? और किसी बच्चे कोई डाउट, कोई कंसर्न? No, sir. ठीक है, तो अभी आप पूछ सकते हो। सर हाँ बोलिए बेटा। सर आज की पीडीएफ जो ग्रुप में सेंड कर देना भेज रहा अभी। हूँ, हाँ भेज रहा हूँ। सर सुबह की आई नहीं भाई की। मैं अभी भेज रहा हूँ मैं आपको। इस सुबह की तो मैंने भेज दी थी यार, किसकी नहीं आई आपको? सर बायो की नहीं आई, बायो की क्लास थी ठीक ना है, सर। ठीक है, वो मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, वो भी आ जाती है आपको। ओके।